पार्टिकल साइज के ऊपर, पार्टिकल साइज क्या होता है सॉइल के, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। आतिफ सज्जाद को कोई प्रॉब्लम है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है बेटा, आप अपना माइक दुरुस्त कीजिए, आपको आवाज प्रॉपर मिल जाएगी। बाकी सबको आ रही है आवाज प्रॉपर? यस सर। ओके, ठीक है। तो सॉइल की जो साइज है उसके ऊपर अपन बात करेंगे, जिसमें सॉइल की क्लासिफिकेशन किस तरीके से उसकी ग्रेन साइज एनालिसिस किया जाता है, कि आप किसको सॉइल कहेंगे किसको सॉइल नहीं कहेंगे, वो सारी चीजें इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। The knowledge of the sizes of the solid particles comprising a certain soil types and their relative proportion is useful because it is used in soil classification, soil filter design, prediction the behavior of soil with respect to shear strength, settlement and permeability. तो जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है उसमें तीन चार चीजें की कंसिडरेशन करते हैं, फैक्टर्स लेते हैं। एक तो फर्स्ट सॉइल क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा, सॉइल फिल्टर डिजाइन क्या होगी, ठीक है, और प्रेडिक्शन एंड बिहेवियर क्या रहता है, ठीक है। अब सबसे पहले जो इसमें बात आती है वो आती है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन की, कि ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज होती है, ठीक है। ग्रेन साइज का मतलब होता है कि जो सॉइल होती है, आप किसको सॉइल कहेंगे किसको ग्रावल कहेंगे, ठीक है, और किसको किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है, ठीक है। इसको थोड़ा अपन डिस्कस करते हैं। The classification of soil for engineering purposes requires the distribution of grain sizes in a given soil mass. According for our engineering purposes, we categorize the soil. ठीक है, तो we use the grain size distribution graph. Okay, soil can be ranges from boulder or cobbles of several centimeter in diameter down to अल्ट्रा फाइन ग्रेन कोलोइडल मटेरियल्स। यहाँ पर जो बॉल्डर की बात हो रही है, बॉल्डर और कॉबल्स की, ये बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं, जो अपन अभी बताएंगे आपको कैसे कैसे साइज के पार्टिकल्स रहते हैं उसमें, ठीक है। ठीक है, व्हाट इज द सॉइल पार्टिकल साइज? The standard grain size analysis test determines the relative proportions of different grain size as they are distributed among certain size range। ठीक है, क्या होता है कि जो सॉइल होता है आपका, उसको अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स और अदर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर कंट्री का अपना अपना स्टैंडर्ड्स होता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि सॉइल की साइजेस को कैटेगराइज करते हैं। तो सॉइल को जनरली चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट है ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। देयर आर फोर जनरल टाइप्स ऑफ सॉइल्स अवेलेबल, ठीक है। तो ग्रेवल हैव डिफरेंट साइज, सैंड हैव डिफरेंट साइज, सिल्ट हैव डिफरेंट साइज एंड क्ले हैव डिफरेंट साइज। तो ये चार नेम ही जनरली यूज किए जाते हैं फॉर द सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें जो क्या क्या ग्रावल कब कहेंगे, सैंड कब होगा, सिल्ट क्या होगा और क्ले क्या होगा, वो अपन आगे देखते हैं, ठीक है। soil particle size में, to describe soil by their particle size several organization have developed particle size classification। तो इसमें बहुत सारे जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एमआईटी है, यूनाइटेड स्टेट है, आशो आशो अमेरिकन एसोसिएशन है, ठीक है, फिर यूनाइटेड यूएससीएस है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो ग्रेवल्स है, सैंड है, सिल्ट है, उनको कुछ रेंज के अंदर रखा है कि सिल्ट कब कहलाएगा कोई सॉइल, क्ले कब कहलाएगा, सैंड कब कहलाएगा और ग्रेवल कब कहलाएगा। तो यहाँ पर जो बता रहा है कि ग्रेटर देन 2 mm, अगर आपका अकॉर्डिंग टू द एमआईटी, ठीक है, एमआईटी के अकॉर्डिंग जो ग्रेवल की साइज 2 mm से, ग्रेवल कब कहलाएगा जब सॉइल की साइज क्या हो, 2 mm से ज्यादा हो। तो ऐसे सारे मटेरियल्स क्या कहलाएंगे, आपके ग्रेवल्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर सैंड के लिए जो रेंज दे रखी है 2 to 0.06 दे रखी है आपकी, ठीक है। और इसमें फिर आपके आगे चलते हैं अपन, तो इसमें सिल्ट के लिए दे रखी है 0.06 mm टू 0.002 mm, और लेस देन 0.002 mm होगी, दैट विल बी योर क्ले, ठीक है। क्लियर है? तो सिमिलरली यूएसडीए का भी दे रखा है इसमें। अमेरिकन एसोसिएशन का थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, क्योंकि अमेरिका में सॉइल की क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट पाई जाती है, तो उनके जो गवर्नमेंट जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उनका थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें सॉइल पार्टिकल साइज की। तो ग्रेवल्स आर पीसेस ऑफ रॉक्स विद ओशनिक ओकेजन पार्टिकल्स ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्फार एंड अदर मिनरल्स। तो ग्रेवल में जनरली क्या होते हैं, क्वार्ट्ज की क्वांटिटी होती है, फेल्सफार होता है और अदर मिनरल्स का प्रोपोर्शंस रहता है, ठीक है। जिसकी साइज ज्यादा होगी 2 mm से ज्यादा, दैट आर द कॉल्ड एज
ग्रेवल्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स वी हैव सेड दैट कि 4.75 mm। अपन अभी इंडियन स्टैंडर्ड की बात में करेंगे, अभी जनरल बात अपन इसके ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ मोस्टली क्वार्ज एंड फेल्सपार। ऑब्वियसली ये सैंड भी किसकी बनती है, क्वार्ज और फेल्सपार की बनती है। Silts are the microscopic soils fraction that consist of very fine quartz grains and some flake-shaped particles that are fragments of the miscellaneous minerals। ठीक है, या miscellaneous, इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, miscellaneous minerals। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलके आपका सिल्ट बनता है, क्योंकि सेल की साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है। ठीक है, और अगर आप इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें तो इंडिविजुअल पार्टिकल आपको नहीं दिखाई देता है, आपको बहुत नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलके सिल्ट बनता है। ठीक है, तो जब आप इंडिविजुअल पार्टिकल को माइक्रोस्कोप के थ्रू देख के उसका एक एक पार्टिकल का जब आप करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो आपको सिल्ट्स के बारे में आगे का नॉलेज मिलता है। नेक्स्ट है आपका क्लेस। क्ले आर द मोस्ट फ्लैग शेप्ड माइक्रोस्कोप। फ्लैग का मतलब होता है थोड़ा सा तिरछे टाइप होता है आपका, ठीक है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, अब बात करते हैं सॉइल कैन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज कोहेसिव एंड नॉन कोहेसिव। ठीक है, कोहेसिव का मतलब होता है कि जो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या हो, अटैच हो जाए, और नॉन कोहेसिव में क्या हो कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते हैं, एकदम चिपकते नहीं है। चिपकना यहाँ पर कोहेसिव का मतलब होता है चिपकना। ठीक है, तो जो क्ले होता है वो क्या होता है, कोहेसिव होता है। तभी तो जो आप मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं, ठीक है, या जो भी ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ठीक है, तो मिट्टी से, तो वो जो होते हैं उनमें क्या होती है, चिकनी मिट्टी यूज होती है, तो देट आर द, उनकी क्या होती है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपकते हैं, तो देट इज कॉल्ड एज कोहेसिव। ठीक है, नॉन कोहेसिव में क्या होगा, जैसे सैंड हो गई, तो सैंड एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं है, उसको आप बाइंडिंग मटेरियल के साथ चिपकाते हैं। ठीक है, तो वो नॉन कोहेसिव का पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है सैंड इज ए नॉन कोहेसिव एंड नॉन प्लास्टिक। क्लियर है, ओके। अब देखिए सोइल पार्टिकल साइज। ठीक है, एक में आपको ग्रावल की साइज दिखाई दे रही है फिगर के अंदर। ग्रेवल आपके इस साइज के होते हैं, ये जो आपको आपने जनरली जो गिट्टी देखी होगी मार्केट के अंदर, वो भी आपके ग्रेवल के पार्ट होते हैं, अलग अलग एमएम साइजेस की होती है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन, एक जनरल बात कर रहे हैं पत्थर की। तो ठीक है, इस तरीके के साइजेस आपको क्या कहलाएगी, ग्रेवल्स कहलाएगी। फिर ये जो कहलाएगा आपका सैंड कहलाएगा। ठीक है, और अब आप देखिए फाइन ग्रेन के अंदर, तो देखिए क्ले जो होता है वो कितना महीन होता है, इट इज अ वेरी लोवेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट साइज, बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और इनमें क्या होती है, कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सिल्ट में भी थोड़ी बहुत कोहेसिव होती है। ठीक है, तो ये सिल्ट, और सिल्ट से नीचे जाओगे तो आप क्ले मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपका जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, साइजेस इंक्रीज होती जाती है, तो ये सैंड हो गई आपकी। ठीक है, इसमें भी दो आती है, कोर्स सैंड आती है, मीडियम सैंड आती है। फिर इसमें और क्लासिफिकेशन करो तो मीडियम ग्रेवल्स भी आते हैं, ग्रेवल्स आते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका सॉइल का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, अब जो सॉइल पार्टिकल्स में और भी चीजें इंपॉर्टेंस रखती है, वो होती है शेप एंड बल्की पार्टिकल्स, क्योंकि एज एन सिविल इंजीनियर वी हैव यूज द कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में अपना सारी चीजें आ गई, क्ले भी आ गया, सिल्ट भी आ गया, सॉइल भी आ गया, ग्रेवल्स भी आ गया, और सैंड भी आ गया। तो सैंड और ग्रेवल तो अपना की पार्ट्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, और अपन कंक्रीट में या जो भी कंस्ट्रक्शन में ज्यादातर इन दोनों मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो सैंड होती है, सैंड और ग्रेवल, जो आपके क्या कहते हैं, ग्रेवल होते हैं, इन दोनों का कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, और कंक्रीट की जो क्वालिटी होती है, कंक्रीट से रिलेटेड आपने जो चीजें पढ़ी होगी सेकंड ईयर के अंदर, कि वर्केबिलिटी हो गया आपका, ठीक है, आपकी क्या कहते हैं, एंगुलरिटी होगी, ठीक है, आपकी क्या कहते हैं, उसके अंदर कितना वर्केबल है, वाटर सीमेंट रेशियो हो गया। तो क्या होता है कि भाई आप क्या करते हैं कि जो कंक्रीट होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सैंड, सीमेंट, ठीक है, और कोर्स एग्रीगेट्स एंड वाटर। ठीक है, तो इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, और ये क्या कहते हैं कि जो बाइंडिंग मटेरियल होता है वो सीमेंट्स होता है। तो जो साइज होती है पार्टिकल्स की, आपके जो जो भी ग्रेवल्स होते हैं और सैंड की जो साइज होगी वो मैटर करती है। अगर उसका साइज और शेप प्रॉपर होती है तो उनकी मिक्सिंग अच्छी होगी और वो गुड वर्केबल होगा। अगर उनकी साइज इम्प्रॉपर होगी मटेरियल की, तो उसकी वर्केबिलिटी भी क्या होगी, कमजोर हो जाएगी, तो वो आपकी उसकी स्ट्रेंथ देने में भी इफेक्ट करता है। ठीक है, और उसके बाइंडिंग में भी
इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शेप के बारे में अपन बात करेंगे। शेप में जैसे एंगुलर है, angular particle are those that have been freshly broken up and are characterized by jagged projections, sharp ridges and flat surfaces। ठीक है, तो that are the part of the angular। नेक्स्ट है आपका सब एंगुलर। सब एंगुलर क्या होता है? particle are those that have been weathered to the extent that the sharper points and ridges have been वार्म ऑफ। ठीक है, तो यहां पर जो है एक एंगुलर आपको शेप दिखाई दे रहा होगा, तो इस साइज के शेप भी आपके ग्रावल्स में मिल जाते हैं, और जो सेकंड शेप आपको दिखाई दे रहा है वो सब एंगुलर शेप है। ठीक है, नेक्स्ट है अपन सोइल। इसमें और भी शेप्स होते हैं, जैसे सब राउंडेड होता है। ठीक है, तो सब राउंडेड शेप इस तरीके का होता है। तो एज ए सिविल इंजीनियर जब आप फील्ड विजिट में जाते हैं, ठीक है, जब आप किसी मटेरियल का क्लासिफिकेशन करते हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में आप पता करना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए ऑन द साइट एज वेल एज, एंड आपको इनके बारे में प्रॉपर वे में नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इनका नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, फील्ड में आप जो एग्रीगेट्स है, गिट्टी है, उसको आप यूजिंग हैंड टच, क्योंकि जब अपन फील्ड विजिट पे जाते हैं और कंस्ट्रक्शन वर्क पे जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, मटेरियल की क्वालिटी को चेक करते हैं। तो क्वालिटी चेक करने में साइज एंड शेप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वहां आप उसकी जो, अगर आपको ये सब चीजें नॉलेज है, तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि ये जो गिट्टी आप साइट पे आई है, वो अपने वर्क के लिए गुड क्वालिटी है या बैड क्वालिटी है। क्लियर है? इसमें सब राउंडेड भी होता है। सब राउंडेड क्या होता है? पार्टिकल्स आर दोज दैट हैव बीन वेदर टू ए फर्दर डिग्री देन ए सब एंगुलर पार्टिकल्स। उसी तरीके से राउंडेड पार्टिकल्स आर दोज ऑन विच ऑल प्रोजेक्शन हैव बीन रिमूव्ड with few irregularities in shape remaining। और वेल राउंडेड क्या होता है? पार्टिकल्स आर राउंडेड पार्टिकल्स इन विच द फ्यू रिमेनिंग irregularities have been removed। तो सब राउंडेड शेप भी हो गया, राउंडेड शेप भी हो गया, और वेल राउंडेड शेप भी हो गया। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ द क्ले मिनरल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इस पे आगे नहीं बढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा सीव एनालिसिस के बारे में पढ़ लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर इसको फर्दर अपन इस पीपीटी को कंटिन्यू करेंगे। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। नो? ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है, उसके ऊपर अपन चलते हैं कि किस तरीके से इनको अपन, जो ग्रेन साइज है, उसको अपन कैटेगराइज करते हैं। मैं उसी के ऊपर लेके जा रहा हूं, फिर उसके बाद उस पीपीटी को अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो अपन बात करेंगे वो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। सबको पीपीटी विजिबल है? एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस सर। यस सर। पीपीटी विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि किस तरीके से जो अभी तक अपन ने सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है, इनको अपन क्लासिफाई कैसे करेंगे, मतलब कि किस तरीके से अपन पता करेंगे ये सेल्ड है, ग्रेवल है। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, सीव एनालिसिस टेस्ट। ठीक है, और भी जो स्मॉल पार्टिकल्स के लिए और भी टेस्ट होता है, हाइड्रोमीटर एनालिसिस। तो सीव एनालिसिस कब किसके लिए होता है और हाइड्रोमीटर एनालिसिस कब होगा, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो देट आर द पार्ट ऑफ द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? हाँ सर, एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस होता है कि आप किसी चीज को कैटेगराइज करते हैं। जैसे आपको कोई चीज दे दें और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में आप पता करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, दैट आर द कॉल्ड एज एनालिसिस। किसी भी चीज का इन्वेस्टिगेशन करना, उसके बारे में पता करना, दैट आर द एनालिसिस। ठीक है खालिद? सर कैटेगराइज, सर वो तो डिफरेंट हुआ ना, कैटेगराइज करना मतलब किसी चीज को किसी में डालना। कैटेगराइज करके उसकी प्रॉपर्टीज को प्रॉपर वे में उसके बारे में स्टडी करना एनालिसिस कहलाता है। और आपको, ठीक है, मतलब कैटेगराइज को अगर उसके पर्टिकुलर टर्म पे बात करें तो वो दैट इज द डिफरेंट थिंग। ठीक है, यहाँ पर एनालिसिस का मतलब होता है कि आप उसको पता करें रियल लाइफ में वो है किस तरीके से हो रही है। ठीक है, आपने कह दिया कि ग्रेवल ये साइज का होता है, ठीक है, सैंड इतने साइज की होती है। अब ये कैसे पता करोगे कि ग्रेवल किसको ग्रेवल कहेंगे?
सारे पार्टिकल्स को तो ग्रेवल नहीं कहेंगे ना, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होंगे, तो वो सीव एनालिसिस के थ्रू अपन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, समझ में आया खालिद? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी सॉइल कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द ग्रेन साइज एनालिसिस। ठीक है, आल्सो कॉल्ड द मैकेनिकल एनालिसिस। तो जो ग्रेन साइज एनालिसिस है उसको अपन मैकेनिकल एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल प्रोसीजर के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो मैकेनिकली वर्क करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको मैकेनिकल एनालिसिस भी कहते हैं। The basic method of mechanical analysis is to sieve the soil through a set of sieve of standard opening size. तो क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, सीव की साइजेस होती है, उस साइज की सीव अपन यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि अपन अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी साइज की सीव ले लेते हैं। जो रिसर्चर्स हुए हैं पुराने आपके, उन्होंने क्या किया है कि एक अपना जो है वो सारा आईएस कोड फॉलो करते हैं अपन, कि अपन इंडियन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपना काम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो अपन को जो सीव एनालिसिस के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइज की सीव्स आईएस कोड्स के अंदर गिवन दे रखी है, तो वही अपन टेस्ट के लिए, एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। Sieve analysis can be used only for the mechanical analysis of gravels and sand, as the smallest sieve size available is 75 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ पर नैनोमीटर की बात हो रही है। यहाँ पर आपको माइक्रोमीटर भी लिखा हुआ, या माइक्रोन, सॉरी माइक्रोमीटर नहीं, माइक्रोन लिखा हुआ आ सकता है। 75 माइक्रोन भी कहते हैं इसको। ठीक है, और 0.075 भी बोलते हैं, और आपका 75 नैनोमीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट आर द पार्ट ऑफ द यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि एनालिसिस को अपन मैकेनिकली, अपन जो सीव एनालिसिस है उसमें ग्रेवल एंड सैंड ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ग्रेवल और सैंड का ही जनरली अपन इसमें कब तक, अप टू 75 तक। ठीक है, फिर 75 से नीचे जो पार्टिकल जाता है, ठीक है, 75 जो वैसे आईएस में जो दे रखा है इंडियन स्टैंडर्ड में, वो 90 माइक्रोन है। ठीक है, यहाँ पर 75 की जगह वहां पर 90 मिलेगा, 75 की जगह आपको 90 मिलेगा इंडियन स्टैंडर्ड में। तो पर कभी कभी अपन अमेरिकन स्टैंडर्ड का भी फॉलो करते हैं, और कभी कभी जो आईएस का भी लेटेस्ट रिवाइज हुआ है उसमें 75 माइक्रोन को भी एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, तो 75 माइक्रोन भी अपन ले सकते हैं। ठीक है, to determine the grain size distribution of silt and clay, and hence to get the grain size distribution for the complete particle size range in soil, sedimentation analysis is carried out. ठीक है, तो sedimentation analysis is different and grain size analysis is different. ठीक है, तो sedimentation analysis कब होगा? जब particles आपके 75 माइक्रोन से बॉटम में जो आपको मिलते हैं, ठीक है, उनके लिए है, क्योंकि उनको अपन मैकेनिकल से नहीं कर सकते, उनको अपन को क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोमीटर एनालिसिस से अपन उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। इट आल्सो डिटरमाइंस वेदर द सॉइल इज वेल ग्रेडेड एंड पुअरली ग्रेडेड। देखिए, अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये रेंज ग्राफ है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपका। इसमें जो 4.75 है, ठीक है, ये अपना बेंचमार्क रहता है। ठीक है, वैसे बेंचमार्क तो बॉटम से चलता है, लेकिन 4.75 को अपन मानते हैं। 4.75 से अबाउ जो चलता है अपना ग्रेवल, कॉबल्स एंड बोल्डर, ये साइज के मटेरियल होते हैं। तो 4.75 से जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो फर्स्ट आता है ग्रेवल का साइज, फिर और जैसे 20 30 40 उसके बाद चलेंगे तो गॉबल्स आते हैं, फिर बोल्डर्स आता है। ठीक है, और 4.75 से 0.075 के बीच की जो रेंज होती है वो सैंड की रेंज होती है। अब सैंड में भी आपकी दो सैंड होती है, कौन सी होती है? फाइन सैंड होती है और कोर्स सैंड होती है। तो कोर्स सैंड क्या होगी? 2.75 से 4.75 के बीच की जो होगी वो आपकी कोर्स सैंड होगी, और 2.75 से 0.075 के बीच की जो होगी वो आपकी क्या होगी? फाइन सैंड होगी। ठीक है, फिर इसके नीचे जाते हैं अपन, इस तरफ बढ़ते हैं तो ये आपका सिल्ट आ जाता है, और सिल्ट से बॉटम में चले जाते हैं 0.002 से वो अपना क्ले पार्टिकल्स आ जाता है। क्लियर है? तो ये सॉइल को इस तरीके से, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस तरीके से सॉइल को याद रखना है, और एग्जाम में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नॉर्मली भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिकल एनालिसिस की। ठीक है, सीव एनालिसिस में क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है इसमें अंदर, ठीक है, जिसमें आपको कुछ सीव्स दिखाई दे रही है। इस सीव के अंदर जो ये अंदर जो आपको पार्टिकल ये दिखाई दे रहा होगा, मेश दिखाई दे रही होगी,
ठीक है। इस मेश की साइज होती है ये 40 mm, 20 mm, 10 mm, जो भी आपका 4.7 या 5 mm। तो इसकी साइज के अकॉर्डिंग ये रखा जाता है, इसलिए इसको इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है कि ये जो मेश की साइज होती है वो 4.75 होती है। मतलब कि ये जो आपको स्क्वायर शेप इसके अंदर दिखाई दे रहा है, चित्र दिखाई दे रहे हैं, वो 4.75 mm के, और जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे आपको क्या होगा, कम होती जाएगी। तो देखिए ये आपका एक मैकेनिकल है। ये आपको एक मशीन दिखाई दे रही होगी, इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, सेट ऑफ सीव्स रखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो जितना भी मटेरियल आपने लिया, ये कंबाइंड मटेरियल है, इस कंबाइंड मटेरियल को आप क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाली सीव में करते हैं, और ये शीव शेकर का यूज करते हुए आप क्या करते हैं कि मैकेनिकली इसको ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करते ही ये क्या होगा, इस तरीके से शेक करेगा। शेक करने के बाद क्या होगा कि जो अबव पार्टिकल है, तो जितनी साइज का पार्टिकल होगा वो ऊपर रिटर्न हो जाएगा, फिर उससे कम होगा वो नीचे वाले में रिटर्न हो जाएगा, फिर उससे कम होगा तो वो नीचे वाले में चला जाएगा, फिर और कम होगा तो वो नीचे वाले में चला जाएगा। तो इस तरीके से अपन को अलग अलग साइज की सॉइल पार्टिकल्स मिल जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो बता रहा है, ठीक है, आईएससी कौन कौन सी साइज की होती है, 300 mm, ठीक है, 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm एंड 4.75 mm। ठीक है। तो ये फर्स्ट सेट है, ये थोड़ा लार्ज साइज का होता है, ये जनरली आपके एग्रीगेट्स के लिए यूज होता है। ठीक है। फिर जो सेकंड है, ये जनरली अपन अपने लेबोरेटरी पर्पज से 4.75 से यूज करते हैं। लेबोरेटरी में आपका अप टू 20 mm तक मिलता है, 40 mm का भी होता है। ठीक है। लेकिन 300 mm, 80 mm का कोई अपना ज्यादा यूज नहीं आता है। ठीक है। यहाँ पर मैकेनिकल शेकर है। मैकेनिकल शेकर किसको कहते हैं, इस वाले अपरेटस को, जो थर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैकेनिकल शेकर हो गया। ब्रश, ब्रश तो आपको नॉर्मली पता है, उसको यूज करते हैं। ओवन, ओवन भी इसमें यूज होता है। वेइंग बैलेंस, ये आपका वेइंग बैलेंस इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर, किस तरीके से इसको अपन शेप एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो इसको आप पढ़िए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेरीज, एनीवन हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? सर, हाँ बोलिए। तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने बताया था ना कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस, वो क्या था, वो समझ नहीं। बेटा सेडिमेंटेशन एनालिसिस तब यूज करते हैं जब आपका सिल्ट और क्ले को अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं कोई मैकेनिकल मेथड से। तो सिल्ट और क्ले को अलग अलग करने के लिए, डिफरेंट करने के लिए अपन सेडिमेंटेशन एनालिसिस टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो वो जो मैं आपको हाइड्रोमीटर मेथड बता रहा था, वो अपन आगे चल के पढ़ेंगे उसको, वो मेथड यूज किया जाता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए। ठीक है। ओके। है ना। मतलब आप क्या कर सकते हो, ग्रेन साइज एनालिसिस से सिर्फ अप टू 75 mm जो है, सॉरी 75 माइक्रोन तक आप क्या कर सकते हो, सोइल की साइज को कैटेगराइज कर सकते हो। उसके बाद वाली साइज को कैटेगराइज नहीं कर सकते हो। तो सिल्ट और क्ले में आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, आप मैकेनिकल से नहीं कर सकते, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करना पड़ता है। और किसी की कोई क्वेरीज, एनीवन हैव एनी क्वेरीज? नो क्वेरीज। चलिए अब अपन सीव एनालिसिस में प्रोसीजर की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। किस तरीके से अपन इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं वो भी मैं आपको अभी वीडियो से भी दिखाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले क्लीन द सीव ऑफ सीव शेकर यूजिंग क्लीनिंग ब्रश इफ एनी पार्टिकल्स आर स्टक इन द ओपनिंग। फिर ठीक है, जो भी आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको बिल्कुल क्लीन करेंगे सीव्स को। देन रिकॉर्ड द वेट ऑफ द ईच सीव इन रिसीविंग पेन, सबका आपको वेट लेना है। देन ड्राई द स्पेसिमेन इन ओवन फॉर 3 to 4 मिनट्स टू द गेट द ड्राइड सैंपल। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप सीव एनालिसिस करते हैं तो आपका सैंपल ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। ठीक है। वेट द सैंपल स्पेसिमेन एंड रिकॉर्ड इट्स वेट। अरेंज द सीव इन ऑर्डर एज स्मॉल ओपनिंग सीव to the last larger opening sieve in or to the top। ठीक है। ठीक है। keep the weight recorded specimen on the top sieve and then keep the complete sieve stack on the sieve shaker। ठीक है। allow the shaker to work 10 to 15 minutes, use the clock here। remove the sieve stack from the shaker and record the weight of each sieve and receiving pan separately। ठीक है। देखिए इस तरीके से आप लेबोरेटरी में वर्क करते हैं। ठीक है। और इस तरीके से आपका क्या होता है, पूरा मतलब कि चार्ट बनता है। इस चार्ट को अपन कहते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड। और इससे आपका एक ग्राफ बनेगा जिसे अपन कहते हैं पार्टिकल
साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, ठीक है, और एक चार्ट बनता है, ठीक है, जो टेक्सचर क्लासिफिकेशन का आता है, वो चार्ट कहलाता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, ठीक है। तो तीन चीजें हो गई, ये तो आपका रिकॉर्ड हो गया, फिर उसके बाद चार्ट आता है, ठीक है, तो वो भी बात करेंगे अपन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आ गई, आप किस तरीके से मेंशन करते हैं, सीव नंबर लिखते हैं यहाँ पर, जो भी आपकी सीव के नंबर्स होते हैं आपकी लेबोरेटरी के अंदर, उसको यहाँ पर मेंशन किया जाता है। देन यू हैव मेंशन द सेव साइज 4.75 से लेके 0.075 तक। फिर आप जब मैकेनिकल चेक करते हैं तो आप क्या करते हैं, इंडिविजुअली हर सीव में जितना आपका रिटेन होता है उसको आप क्वांटिटी को यहाँ पे फिल करते हैं। देन फिर आप सेकंड जो मास ऑफ इस सीव प्लस सॉइल जो भी आता है उसको आप रिटेन करते हैं। फिर आप उसको में से मास ऑफ द सॉइल कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ सॉइल कैलकुलेट करने के बाद कितना परसेंटेज रिटेन आ रहा है इंडिविजुअल क्वांटिटी का, ठीक है, कि आपका 4.75 में 4.2 मतलब जो भी है ग्राम आपका रिटेन हुआ है। फिर आपका 2.36 में कितना रिटेन हुआ है, 5.2 ग्राम रिटेन हुआ है। इस तरीके से आप रिटेन निकालते हैं सारी चीजें, ठीक है, और इसको फिर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, और परसेंटेज करने के बाद इसमें परसेंटेज ऑफ फाइनल निकालते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसी चीज को अपन एक वीडियो से देखेंगे किस तरीके से अपन इसको परफॉर्म करते हैं ऑन द फील्ड, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि जिसमें इस पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ठीक है। ठीक है, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। सबको वीडियो विजिबल है? सर आप लेफ्ट हो गए प्रेजेंटिंग से, आ गए सर, आ गए आ गए। ठीक है, सबको विजिबल है? ओके, इसको अपन अच्छे से देखेंगे, ठीक है। देखिए किस तरीके से इसके अंदर आपका एक्स ग्राम एंड वाई ग्राम्स का दिखाई दे रहा है, कि जैसे ये थोड़ा साइज छोटा है और इसमें बड़ा है। जैसे जब सीव एनालिसिस को अपन परफॉर्म करते हैं, ये आपको रेंज दिखाई दे रही है कि 75 माइक्रोन किस तरीके से सीव्स को आगे रखा जाता है, ठीक है। इस तरीके से अपन सीव के सेट्स करते हैं, ठीक है। ये आपकी मेश है, इस मेश को बोलते हैं, ठीक है। ये सीव की अंदर की मेश के बारे में बता रखा है, ठीक है। साइज ऑफ ओपनिंग, साइज ऑफ ओपनिंग का मतलब होता है इस सीव के अंदर कितना आपका ओपनेंस है, ठीक है। देखिए ये 4.75 है, ये मतलब जितना होता है ये 4.75 हो गया, ठीक है। ये मेश अंदर की तरफ है, सीव नंबर 4.75 mm, ठीक है। अब सीव नंबर 600 माइक्रोन है, तो आपका जो ये जो ओपनिंग होगी यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट आर द 600 माइक्रोन। इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इस वीडियो से। दो तरीके की एनालिसिस होती है, ड्राई सीवी एनालिसिस होता है और वेट सीवी एनालिसिस होता है, ठीक है। देखिए ड्राई में किस तरीके से इसको आप पहले ओवन ड्राई करते हैं, देन इट इज यूज फॉर द टेस्टिंग पर्पस, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको पूरा अच्छे से ब्रेकअप कर लिया, ब्रेकअप करने के बाद इसको वेट भी कर लिया, ये वेइंग बैलेंस है आपका, ठीक है। और जो भी वेट आता है इसको आपने मेजर कर लिया। इसी टेस्ट को आपको परफॉर्म करना है ऑन इन लेबोरेटरी, अपनी लेबोरेटरी में आपको परफॉर्म करना ही है सिमिलर वे में, ठीक है। अब देखिए इसमें ग्रेटर ग्रेन साइज ग्रेटर देन 4.75, इसका मतलब ये होता है कि ये जो सी के अंदर जो रिटेन हुआ है, इसके अंदर जो बच गए हैं, इनकी साइज कितनी है 4.75, और इससे जो बाहर निकल गया है वो सब क्या है 4.75 से कम है, क्लियर है। तो रिटेन का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, रिटेन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो बच जाता है, ठीक है, वो रिटेन होता है, और जो गुजर जाता है पास हो जाता है वो छोटी साइज के होते हैं, ठीक है। तो ये दिखा रहा है आपको ग्रेवल क्या होते हैं, इस तरीके के लार्ज साइज के शेप होते हैं जिनकी साइज क्या हो 4.75 mm से ज्यादा हो, ठीक है। सैंड की क्या होती है 4.75 से कम होती है, क्लियर है। ग्रेवल फ्रैक्शन प्लस सैंड फ्रैक्शन देख लीजिए इसके अंदर किस तरीके से आपका रहता है, किस तरीके से अपन इसको टेस्ट को परफॉर्म करते हैं।
देखिए ये जो सीव्स है वो ग्रेवल फ्रैक्शंस के लिए है कि भाई ग्रेवल्स में आपके और क्या क्या आ जाते हैं, बोल्डर आ जाते हैं ना। तो अप टू 80 mm तक अपन बात करते हैं तो ग्रेवल्स की बात आती है। ठीक है, ये सारी आपकी कोर्स सीव कहलाती है, इसको अपन क्या कहते हैं, और कोर्स सीव्स। कोर्स का मतलब होता है लार्ज सेव। ठीक है, ये आपकी स्मॉल सीव्स हैं। ठीक है, ये सैंड के लिए यूज होती है। अप टू 75 माइक्रोन तक रहती है। कितनी कितनी साइज की होती है, ये साइज भी आपको याद होना चाहिए। 2 mm, 1 mm, 600, 425, 212 माइक्रोन, 150 एंड 75 माइक्रोन। ठीक है, तो 1 mm बराबर कितना होता है, 1 mm मिलीमीटर होता है, जो कि 1000 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, जिसको अपन और क्या कहते हैं, माइक्रोन कहते हैं। ठीक है, यूनिट भी आपको पता हो जाना चाहिए हर चीज की। ठीक है, सेट ऑफ फाइन सिव्स। ठीक है, इस तरीके की फाइन सीव्स होती है आपकी। जैसे जैसे आप बॉटम में जाएंगे, ये सारी आपकी क्या है, फाइन सीव्स है। ठीक है, कोर सीव्स पहले आपने देखी थी। ठीक है, ये आपकी फाइन सीव्स हो गई। इसमें कौन कौन सी है, ये 80 mm, 40 mm, 20, 10, 4.7 mm, 75 mm, ये आपकी क्या है, कोर सीव्स है। और ठीक है, ये जो है बॉटम में पेन, इस तरीके का आपका पेन लगा होता है जिसमें लास्ट रिटेंड होता है। इस तरीके से सैंपल आपका बॉटम में जाता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से दोनों तरफ क्लोज करते हैं, इनको क्लोज करने के बाद इसको शेक करते हैं। शेक करने से क्या होता है कि इसमें इंडिविजुअली हर पार्टिकल अपनी अपनी सीम में रिटेन होता रहता है। देखिए इस तरीके से मैकेनिकली अटैच होता है। ठीक है, अटैच होने के बाद इस तरीके से अपन इसको शेक करवाते हैं 10 मिनट्स के लिए। ठीक है, और हर जो भी वे आता है इंडिविजुअली उसका आप क्या करते हैं, वे करते हैं। ठीक है, और फिर उससे आपका क्या बनता है, ग्राफ बनता है। ठीक है, आप अपनी रिकॉर्ड शीट बनाते हैं, रिकॉर्ड शीट को फिर आप ग्राफ में प्लॉट करते हैं। और उससे आप पता करते हैं कि भाई कितना इस सॉइल के अंदर कितना कौन कौन सी क्वालिटी की चीज है। ठीक है, फाइन ज्यादा है, सैंड ज्यादा है, सिल्टी ज्यादा है, सॉइल में क्या क्या क्वालिटी है, वो सारी क्वालिटी को आप एनालाइज करते हैं। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज होता है, W1//W। डब्ल्यू होता है टोटल सैंपल का वेट। ठीक है, इस तरीके से आप सबका इंडिविजुअली परसेंटेज रिटर्न निकालते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला भी यूज होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप चाहें तो एक्सेल शीट में भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए W1, W2, W3, W4, W5 एंड W रो। इस तरीके से P1 निकलता है आपका, कम्युनिटी परसेंटेज रिटर्न अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कम्युनिटी का मतलब होता है P1, P1 + P2, P1 + P2 + 3। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इनका एवरेज निकालते हैं। ठीक है, देखिए इससे ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ डेवलप होता है इस तरीके का। ठीक है, तो इस ग्राफ की प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे यही अपना इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये ग्राफ डेवलप होता है। अपन जो लेबोरेटरी में वर्क करते हैं और एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस का जब अपन रिकॉर्ड शीट में बनाते हैं तो वी गेट दैट टाइप ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। क्लियर है? क्लियर है? सबको समझ में आया? एनीवन हैव एनी डाउट्स?
Anyone have any doubt? No, sir. Any queries? Any queries? Any queries? नहीं है बेटा?